नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और वक्त है चर्चा का। 8 बज चुके हैं। आपके बीच आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आप तमाम दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद करना है आपको आसान सा काम, हमारी स्ट्रीम को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करके अपनी राय रखना ना भूलिएगा। तो जल्दी से आप तमाम दर्शकों से आग्रह कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, अहम मसले हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपका साथ, आपका सहयोग हमें चाहिए, क्योंकि उसके बिना बातचीत अधूरी रह जाती है, चर्चा अधूरी रह जाती है। तो जब तक आपके जुड़ने का सिलसिला जारी है, आपको बता दें 2 अहम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। शामती, आपको याद ही होगा सोलन की शामती, जहां पर कुदरत ने खूब कहर बरपाया था, वहां एक बार फिर से जिंदगी गुलजार होने वाली है। उस पर बातचीत करेंगे और उससे पहले बातचीत करेंगे नौकरियों को लेकर। आईजीएमसी की बात करेंगे, क्योंकि आईजीएमसी को लेकर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आईजीएमसी, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर राजनीति की जा रही है और नौकरी के लिए अब उग्र आंदोलन होगा। दरअसल देखिए, आपको याद होगा कि एक महीने पहले एक मामला सामने आया था, जहां पर आईजीएमसी के सिक्योरिटी में जो लोग तैनात थे उनमें से कुछ एक कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। उसके साथ ही कोविड वॉरियर्स जो हैं उन्हें भी निकाला गया है। हालांकि उनका मसला एक अलग है, लेकिन बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग आप कह सकते हैं बेरोजगार हो चुके हैं। अब ये आईजीएमसी के तो सिक्योरिटी गार्ड्स का जो मसला था वो बार बार उठता रहा। महीने भर में सीआईटीयू का साथ कर्मचारियों को मिलता है। वो पहले आईजीएमसी में प्रोटेस्ट करते हैं, फिर शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, फिर वो आप कह सकते हैं यहाँ पर रिज पर भी उनकी ओर से प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन 1 महीना बीत गया मगर मसला हल नहीं हुआ। नौकरी पर वापस कर्मचारियों को नहीं बुलाया गया। कर्मचारियों का आरोप था कि जिस नई कंपनी को टेंडर दिया गया है वो एक बहुत बड़ा घोटाला है। टर्म्स एंड कंडीशंस को वो कंपनी फुलफिल नहीं करती है, फॉर्मेलिटीज जो भी रहती हैं उन्हें फुलफिल नहीं किया गया है। और कर्मचारियों को इसलिए निकाला गया क्योंकि जो यूनियन थी वो उससे जुड़े हुए थे, वो बाकी कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करते थे। अब जाहिर सी बात है, 1 महीना हो गया, तो ऐसे में जब मसला हल नहीं हुआ, आज तमाम आईजीएमसी से निकाले गए कर्मचारी और उनके साथ सीआईटीयू से जुड़े हुए लोग आज सीधा राजभवन पहुंच गए। आईजीएमसी से एक मार्च इन्होंने निकाला, मुंह पर काली पट्टी बांधकर आईजीएमसी से होते हुए रिज और उसके बाद राजभवन शिमला के बाहर इन्होंने दस्तक दी, अपनी आवाज बुलंद की कि हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमें न्याय चाहिए। श्रम कानूनों को लागू किया जाए, सिक्योरिटी गार्ड्स को जिन्हें निकाला गया है उन्हें दोबारा वापस नौकरी पर रखा जाए, और जो कंपनी नई आई है, सिक्योर गार्ड करके एक कंपनी है, उस कंपनी की पूरी तरह से जांच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं घोटाला, भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। मुंह पर काली पट्टी आप देख सकते हैं, इन तमाम लोगों ने बांधी हुई है और राजभवन के बाहर ये बैठे हुए थे। राज्यपाल को बकायदा इनकी ओर से ज्ञापन भी दिया गया। इन्होंने साफ तौर पर देखिए अभी एक स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक सारे जो तरीके हैं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के वो इन्होंने अपना लिए हैं। इन्होंने राजभवन के बाहर भी आज शांतिपूर्ण तरीके से मुंह पे पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट किया। इससे पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से इनका कहना है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन हमारी बातों पर गौर नहीं किया जा रहा है। और अब अपनी नौकरी के लिए इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर हमें आंदोलन को उग्र रूप देना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे तो चक्का जाम करना पड़े, चाहे गिरफ्तारियां देनी पड़े, चाहे किसी भी स्तर पर क्यों ना जाना पड़े, ये आंदोलन के लिए अब तैयार हैं। क्योंकि आरोप इनका ये भी है कि ये सीएम तक भी गए, मंत्रियों के पास भी गए, आप कह सकते हैं कि अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन इनके मसले में किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला और ये इसे सीधे तौर पर मान रहे हैं अन्याय। क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि इतने साल से, लगभग 15 सालों से जब नौकरी की, तो उसके बाद एक झटके में निकाल दिया गया, और वो भी बिना किसी वजह के, जो सरासर
गलत है। सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा भी आज यहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। अभी तक महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन अब नौकरी के लिए अगर चक्का जाम भी करना पड़ा, गिरफ्तारियां भी देनी पड़ी, तो वो भी की जाएगी और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रबंधन जिम्मेदार होगा। आरोप एक और बड़ा ये भी लगाया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है और इस राजनीति में अगर कोई उलझ रहा है, कोई फंस रहा है, कोई पिस रहा है, तो वो है आम जनता जो वहां पर मरीज इलाज करवाने के लिए जाते हैं और जो छोटा स्टाफ है वो। विजेंद्र मेहरा CITU के प्रदेशाध्यक्ष है। पूरे मसले पर उन्होंने अपनी बात रखी है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रशासन के मांग कर रहे हैं आप लगातार। CITU की ओर से आज जो है राजभवन आए हैं और आज जो ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं, आपको मालूम है आज पूरा 1 महीना हो गया। IGMC के अंदर जो 20 सुरक्षा कर्मचारी थे, आज भी उनको नौकरियों पर वापस नहीं लिया गया है। एक तरफ इन 20 सुरक्षा कर्मचारियों का मसला है, दूसरी तरफ जो कोविड वॉरियर्स है 200 के करीब है, जिनमें से ज़्यादातर लोगों को आज भी नौकरी पर वापस नहीं लिया गया है। इस सारे मसले को लेकर जो 1 महीने से CITU के नेतृत्व में मजदूर आंदोलन कर रहे हैं और हमने शुरुआती दिनों में इस बात को रेखांकित कर दिया था कि अगर मजदूरों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन आगे बढ़ेगा, आंदोलन तेज होगा और इसीलिए IGMC से होते हुए, रिज से होते हुए आज राजभवन पहुंचे। हम इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि हमने इस सारे विषय को IGMC के प्रबंधन से भी उठाया, ठेकेदार से भी उठाया, हमने शिमला के DC और SP के माध्यम से भी इस मसले पर हस्तक्षेप करवाने की कोशिश की और सरकार की तरफ भी इसका ध्यान हमने आकर्षित किया। मुख्यमंत्री महोदय से भी हम मिले, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला और इसीलिए आज जो राजभवन आए हैं। राज्यपाल महोदय से हमारी ये गुहार है, हम उनसे ये इल्तिजा कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है, हमारा एक विनम्र निवेदन है कि वो इसमें मसले में हस्तक्षेप करे। क्यों? क्योंकि IGMC के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। IGMC के अंदर जो राजनीति चल रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जहां मरीज जो अपना इलाज करवाने आता है, जिंदगी और मौत के बीच में जूझता है, वहां राजनीति का केंद्र बन गया है। पुराने और नए MS के बीच का जो टकराव था, उसका खामियाजा आज कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। और जो नई कंपनी BI सिक्योर गार्ड, ये नियमों को दरकिनार करके इसको लाया गया। हमने आपके बीच में डॉक्यूमेंट्स प्लेस किए थे। 70 नंबर जो इवैल्यूएशन के थे, जिसके आधार पर जो किसी को कंसीडर होना था ठेके के लिए, 70 में से 0 नंबर थे सिक्योर गार्ड के। फिर किस नियम के तहत जो है इनको ठेका दिया गया? दूसरी बात, ठेका दे दिया, आज 1 महीने के बाद भी ये ड्रेस नहीं दे पाए, जूता जुराब नहीं दे पाए, वर्दी नहीं दे पाए, कैप नहीं दे पाए, बेल्ट नहीं दे पाए। पेनल्टीज हैं ठेके के अंदर, वो एक पेनल्टी जो है वो आज उसको कैलकुलेट करेंगे तो आज 50 लाख रुपए से ज़्यादा पेनल्टी जो है फाइन बनता है। क्या वो कंपनी से लिया गया? क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये कंपनी जो है नियमों को दरकिनार करके लाई गई, इसके पास साधन ही नहीं है। इस ठेके में ये भी बात स्पष्ट थी कि 2017 से पहले की कंपनी होनी चाहिए। ये कंपनी बनी ही 2020 के बाद। इसको किस किस तरह से ठेका मिला? इसका इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ है? ये सारे विषय हमने उठाए हैं। इन लोगों को निकालने का सिर्फ एक ही कारण था नौकरी से, क्योंकि ये सारे यूनियन के पदाधिकारी थे और आपने स्वयं 2 दिन पहले रिपोर्ट किया प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि पिछले जो ठेकेदार थे इस कंपनी से पहले भी, रेनबो कंपनी जो थी, उसने भी 6 महीने का पैसा खा दिया मजदूरों का, PF का, जो कि लाखों रुपए में। तब भी यही प्रशासन था, IGMC का यही प्रबंधन था, इन्होंने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? यानी कि IGMC के अंदर खुली कमीशन खोरी चल रही है, चोरी चल रही है। पुराने ठेकेदार से पैसे खाए, इससे भी खा रहे हैं और पैसा बना रहे हैं और जो मजदूर है उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने इन विषयों को उठाया था कि हमें न्याय मिलना चाहिए, जो हमारे अधिकार हैं, श्रम कानून है, वो लागू होने चाहिए। तो अगर ये विषय इन्होंने उठाए तो कौन सा गुनाह किया? और प्रशासन जानता था कि अगर इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो इनकी लूट जो है प्रशासन की और ठेकेदार की बदस्तूर जारी रहेगी। इसीलिए इनको टारगेट किया गया, नौकरी से निकाला गया, विक्टिमाइज किया गया। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि लेबर ऑफिस की भूमिका कोई नज़र नहीं आई पूरे मसले में। बहुत नज़दीक है लेबर ऑफिस शिमला के अंदर। इस मसले में DC SP साहब की कोई भूमिका नज़र नहीं आई, सरकार की कोई भूमिका नज़र नहीं आई। इसलिए मजबूर होकर जो है आज हमें राजभवन आना पड़ा। तो हम राज्यपाल महोदय से जो है निवेदन करेंगे कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे, मजदूरों को न्याय दें, जो कोविड वॉरियर्स है उनको भी, और जो सुरक्षा कर्मचारी आज 20 से ज़्यादा नौकरी से बाहर है उनको भी नौकरी पर वापस लिया जाए। अन्यथा हमने जैसा ऐलान किया, हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आंदोलन में। हमने कहा है कि सत्याग्रह से होते हुए आंदोलन निश्चित तौर से उग्र होगा, जेल भरो भी होगा, चक्का जाम भी होगा, गिरफ्तारियों के कार्यक्रम में भी हम बढ़ेंगे, 144 तोड़नी पड़ेगी उसको भी तोड़ेंगे
और जो भी आंदोलन में करना पड़ेगा। हम जो है अन्याय को सहने के लिए तैयार नहीं है। शोषण जुल्म अत्याचार के खिलाफ ये लड़ाई है जो जारी है और जारी रहेगी, और उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय इस सारे विषय पर जो हस्तक्षेप करेंगे और मजदूरों को न्याय देंगे। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर सीआईटीयू का कहना रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी उग्र आंदोलन की दे दी है। वहीं दूसरी और अब देखना ये होगा कि सरकार और आईजीएमसी प्रबंधन इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखता है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और मुद्दा हिमाचल प्रदेश का आज हम जिस पर बातचीत करेंगे। देखिए, आपको याद है कि हिमाचल प्रदेश अभी बहुत बड़ी आपदा से जूझा है। बहुत सारी जगह पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, लोगों के घर चले गए हैं, कारोबार बंद हो गया है। और इसी कड़ी में एक और अगर हम बात करें जगह की, तो आपदा के दौरान सोलन का शामती आपको इलाका याद होगा। यहाँ पर सब कुछ वीरान सुनसान हो गया था, क्योंकि एक या दो नहीं, पूरा का पूरा शामती का इलाका ही आपदा की चपेट में आ गया था। घर टूट गए थे, घर तिनके की तरह टूटकर बिखर रहे थे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी भी यहाँ पर वही आलम है। कुछ घर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, कुछ घरों ने अपनी ज़मीन छोड़ दी है, तिरछे हो गए हैं, दीवारें टूटने को हैं। और जहाँ पर कभी आप कह सकते हैं कि जिंदगी बसती थी, वो आज सुनसान पड़ा हुआ है। लोग हर दिन, यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो हर दिन आते हैं, अपने घरों की इस हालत को देखते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि कभी वो इस जगह पर रहते थे और आज ये इस तरह से ये दुर्दशा हो गई है। हालांकि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, शासन प्रशासन इनके इस आप कह सकते हैं इलाके पर भी सुध ली जा रही है। और आपको बता दें कि इस इलाके को, शामती को दोबारा से गुलजार करने के लिए बाकायदा आज एक टीम पहुंची हुई थी। प्रदेश सरकार ने एक टीम जो है वो सर्वे के लिए भेजी थी। हरियाणा से ये टीम आई हुई थी और इन्होंने पूरे इलाके का आज सर्वे किया। इस दौरान स्थानीय लोग प्रभावित भी वहां पर मौजूद रहे। हर घर, हर कमरे में जाकर इन्होंने निरीक्षण किया, कहां पर क्या संभावनाएं हैं, कहां कौन से घरों को बचाया जा सकता है, क्या कुछ तकनीक अपनाई जा सकती है कि इस इलाके में जिंदगी को फिर से गुलजार किया जा सके। और आपको बता दें कि जो टीम सर्वे के लिए पहुंची हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बात की जाए तो 5 से 6 घरों की उन्होंने बात कही है जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिन्हें दोबारा से बनाना पड़ेगा या तमाम चीज़ें वहाँ पर करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे जो मकान हैं उनके लिए टेक्निक का यूज़ किया जाएगा और उन्हें दोबारा से रहने लायक बनाया जाएगा, ये कहना टीम का है। आपको बता दें, हरियाणा से वो टीम पहुंची हुई थी। हालांकि अभी निरीक्षण किया गया, उसके बाद एस्टिमेट बनाया जाएगा, क्योंकि केवल ये 4 या 5 घरों की कहानी नहीं है। यहाँ पर 30 से 40 घर आप कह सकते हैं, पूरा इलाका आप कह सकते हैं जो खंडहर एक तरह से बन चुका है, जो टूट चुका है, जिसकी दीवारें टूट चुकी हैं। कोई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, किसी की छत टूट चुकी है, कोई घर बिल्कुल गिरने की कगार पर हो गए हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो पंचायत के लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है निरीक्षण को लेकर और सरकार से उन्होंने क्या गुहार लगाई है, पहले हम आपको एक बार वो सुनवाते हैं। सर्वे किया गया है, तो कितने घरों का सर्वे हुआ है और किस तरह का आश्वासन जो पंचायत वासियों को मिला है? प्रशासन द्वारा, जैसे कि पहले भी 3-4 दिन पहले हम एडीसी सोलन अजय यादव जी से मिले थे, तो उन्होंने हमें जो आज हमारे पास एक हरियाणा से जो एक टेक्निकल साइड से टीम आई, उन्होंने जो शामती में जितने भी यहाँ पे जो मकान भारी बरसात के समय जो कुछ मकान गिरे थे और कुछ मकानों को नुकसान हुआ, आज उसके पूरे मकानों का हमने अपने यहाँ के स्थानीय, हमारे साथ कोटो पंचायत की प्रधान श्रीमती जयवंती ठाकुर जी और साथ में इस वार्ड के जितने भी प्रभावित लोग थे, सारे लोग आज यहाँ इस टीम के साथ थे। और जितने भी मकानों का सर्वे किया है, जैसे उन्होंने बताया कि 4-5 मकानों जो 4-5 मकान है उसको डिसमेंटल किया जाएगा और बाकी सभी मकानों की रिपेयर की जाएगी। और इसका जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो इस सर्वे करने के बाद उसका आकलन किया जाएगा कि इस मकान में कितना खर्च आता है। और अभी हम सारे मकानों का सर्वे करके अभी कंप्लीट हुए हैं और अभी हमने इन जो आपकी जो टीम आई है, अभी हमने उनके साथ बैठ के इसके बारे में विचार विमर्श करना है कि कितना खर्च किस मकान पे आता है। और उसकी रिपोर्ट ये जो टीम आई है, ये आपने हमारे जो सोलन के चाहे एडीसी साहब होंगे या एसडीएम मैडम होंगे या
डीसी साहब हो गए, उनको रिपोर्ट देंगे और उसके बाद वो रिपोर्ट प्रदेश के हमारे आपके मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई थी उसका हम सभी लोगों को, पंचायत के लोगों को भी और आपके सभी प्रभावित लोगों को भी उसका इंतजार रहेगा कि, और हम सरकार से ये भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस जो लोगों के साथ त्रासदी हुई है, इन लोगों का जल्द से जल्द निवारण किया जा सके, ताकि ये लोग अपने घर में दोबारा से अपने घर में रह सके। कितने सर प्रभावित लोग यहाँ पे हैं, कितने घर जो डैमेज हुए? हाँ, जो इसमें टोटल जो डैमेज घर हुए थे वो 30-35 जो बिल्डिंग जो पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। बाकी कुछ एक बिल्डिंग ऐसे हैं जिसमें क्रैकिंग आई है, और आज इन्होंने पूरे अंदर हर एक कमरे में जाके, जितने कमरे में, जैसे आपके कमरे में किसी का कमरे से जो पीछे आपकी रिटेनिंग वॉल होती है उसमें दरार आई है, किसी के पिलर टूटे हैं और किसी में दीवारों में क्रैकिंग आई है। इन्होंने पूरा मुआयना बाकायदा उसकी फोटोग्राफी करके और बाकायदा उसका जो आपके उसका लेंथ आपकी कितनी, उसकी लंबाई है, कितनी आपकी हाइट है, सब कुछ इन्होंने पूरी टीम ने नापी है। और तकरीबन 10-12 लोग जो ये टीम आपके हरियाणा से आई है, और इन्होंने अभी आपने इनसे पहले इनका भी पहले बाइट ली थी कि ये इसका पूरा आपका लीगल एग्रीमेंट वो बाई कोर्ट के थ्रू करेंगे, और उसकी पूरी जिम्मेवारी ये कंपनी लोगों को देगी। जो भी ये कंपनी मकान है इन लोगों को ठीक करके देगी। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ के जो स्थानीय रहने वाले हैं उनका कहना रहा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो टेक्निकल टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी, उन्होंने साफ किया है कि देखिए केवल 4 से 5 ऐसे घर हैं जिन्हें पूरी तरह से तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन बाकी घरों को रिपेयर कर दिया जाएगा। नई टेक्निक यूज़ की जाएगी और रहने लायक उन तमाम घरों को बनाया जाएगा। किस तरह की टेक्निक होगी, किस तरह इन घरों को रिपेयर किया जाएगा, उसके बारे में भी जानकारी दी है जो लोग सर्वे में आए थे। आइए आपको सुनवाते हैं। जी सर, आज शामती में सर्वे किया गया, कितनी बिल्डिंग का सर्वे और कौन सी टेक्निक से जो इनकी रिपेयर की? आज 9-10 बिल्डिंग का सर्वे किया गया है। एक्चुअली क्या है कि किसी बिल्डिंग को रिपेयरिंग है, कोई वॉल्स चेंज होगी और कहीं कॉलम डैमेज है, बस वो सब चेंज करनी है। मैनुअली हो गए। जो जैक्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे ट्रक्स पे लगते हैं, वो एक्चुअली उरी जैसे देखने में सेम होता है, और वो स्पेशल जैक्स होते हैं जो हम लगाएंगे। उसके बाद एक एक करके दीवार को निकाल करके 1 बाय 1 चेंज करेंगे। जैसे कॉलम्स हो गए, दीवारों का हो गया, एवरीथिंग। सर नीचे का जो फाउंडेशन है वो पूरा डिजाइन चेंज हो जाएगा। सर इन बिल्डिंगों में खर्चा कितना तक आ सकता है? नहीं, इसका बजट अभी बनाया नहीं है, अभी बनाएंगे, रिपोर्ट नहीं बनी है। सर कितनी बिल्डिंग जो तोड़ी दी जाएगी? कम से कम 4-5 बिल्डिंग है जो डिसमेंटल होगी, बाकी तो सब रिपेयरिंग हो जाएगी। तो इसका लीगल एग्रीमेंट भी बन रहा है? हाँ, बिल्कुल बन रहा है, विद कोर्ट एग्रीमेंट बन रहा है। पूरी कंपनी की जिम्मेवारी होगी। किस कंपनी? मेरा नाम राहुल राणा है, कंपनी HSBL बिल्डिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम हरियाणा, ऑल इंडिया सर्विस है। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर कहना रहा है टेक्निकल टीम का। जल्द ही अब उम्मीद यही की जा रही है, जो प्रभावित है वो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही अब उनके आशियानों को दुरुस्त किया जाए, मरम्मत की जाए, ताकि फिर से एक बार शांति गुलजार हो सके ज़िंदगी से। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर, ज़रूर राय दीजिएगा। और इससे पहले जिस अहम मुद्दे पर हमने बात की, नौकरियों को लेकर IGMC में जो राजनीति के आरोप लगाए गए हैं, उनको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।